63 होना चाहिए ना। हाँ अच्छा बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कर दी शुरू। ठीक है, हाँ बेटा, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 63 होना चाहिए था। लेक्चर नंबर 63 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं इसे 63 नाम नहीं दे रहा, मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ डेरिवेशन 1, यानी कि डेरिवेशन 1 के नाम से तुम्हें एक फ़ाइल मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। आज का जो लेक्चर है ना वो डेरिवेशन 1 के नाम से मिलेगा, और जो कल का लेक्चर है वो डेरिवेशन 2 के नाम से मिलेगा। कल मैं इंशाल्लाह जितने एंड आउट की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के एंड आउट में जितनी बच गई हैं सारी कल करा दूँगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ थोड़ा सा तुम्हें वार्म अप कर रहा हूँ कि 1-2 डेरिवेशन करके थोड़ा जो है ना फ्लो में आ जाओ, क्योंकि अब डेरिवेशन है, मुझे छुट्टियों में सारी डेरिवेशन करवानी है और आज ढेर सारी अनाउंसमेंट करनी है। अब मैंने ख़ास तौर पर ये 2 दिन ऑन रखे, मंगल और बुध, क्योंकि मुझे बच्चे को बुलाना है। बुला के क्या बात समझानी है कि भाई पहली बात तो ये चैप्टर 8 होता था हमारे दौर में सीक्वेंस सीरीज़, तुम्हारे टाइम पे हो गया चैप्टर नंबर 6। ठीक है, नाम चेंज हो गया। चैप्टर 6 में एक खासियत क्या है कि वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने ऑनलाइन ले लिया। ये उस चैप्टर की क्वालिटी है। ठीक है, आपको फिजिकल आना है, अगर समझना है पूरा चैप्टर 6 एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना पड़ेगा। अब मैंने हिसाब लगाया कि मेरी बीच में आ रही हैं छुट्टियाँ आ रही हैं, चैप्टर डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे बेहतर है अभी जहाँ रुका हुआ उसे वहीं रुको, जितने पेंडिंग काम है उन्हें ले आओ। मतलब डेरिवेशन, आज की क्लास भी डेरिवेशन है, कल की क्लास भी डेरिवेशन है। अब हमारा एक शेड्यूल मैं तुम्हारे सामने शेयर कर दूँ। बेटा मोबाइल जिन्होंने ऑफ़ नहीं करा पहले तो ऑफ़ कर लें, और ये अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये क्लास तुम्हारी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। बेटा क्या कह रहे हैं? हाँ रख दीजिए। तो जी, अब मैं आपके सामने कुछ डेट्स शेयर कर दूँ भाई। 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये था मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। मंडे को तो कोई क्लास हुई नहीं, कल मैसेज आ गया था सबको कि भाई ऑफ है, फिजिकली भी ऑफ हो गया और कोई लिंक भी नहीं आया। ठीक है, अब रह गया ट्यूसडे, ये आज का दिन। आज डेरिवेशन पैक 1 है, डेरिवेशन 1 आज हो जाएगा, कल डेरिवेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है पीर कब आएगा? 10 तारीख को। 10, 11 और 12, 10, 11, 12 ये तीनों दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये ऑफ है बेटा, ये तीनों दिन ऑफ है, नहीं आना, ना तो आना है और ना ही कोई लिंक जाएगा, कंप्लीट ऑफ है। और सही है, बच्चे बड़ी दुआएं दे रहे हैं, देखो हाँ सही है ना। हाँ, क्योंकि शादी कर रहा हूँ ना भाई, तो अब उसमें क्या तुम्हें एक चीज़ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ 10, 11, 12 तारीख तुम लोगों को लिंक नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि जब तुम लोग आओगे टेस्ट देने, यानी कि उससे अगले वीक में आओगे। कब आना है तुम्हें? 17 तारीख से आना है, 17, 18, 19 में आओगे ना। तो ये रहा तुम्हारा टेस्ट, ये टेस्ट तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। इस टेस्ट की वजह से ये लोड तुम्हारे पास नहीं है बिल्कुल। अब जब ये इतनी 3 दिन की तुम्हें छुट्टियां मिल गई, तो इन छुट्टियों का फ़ायदा क्यों ना उठा लिया जाए। कैसे? वो ऐसे कि हमने तुम्हें दे दी डेरिवेशंस। डेरिवेशन अब मैं करवा दूंगा तुम्हें इंशाल्लाह कल तक सारी, और जैसे ही सारी डेरिवेशन हो जाएंगी फिर अब तक जितनी डेरिवेशन मिल चुकी हैं तुम्हें लेक्चरों में सारी करो। सही है, तो कल तक डेरिवेशन समझने के बाद जितनी डेरिवेशंस तुम अपने रजिस्टर में लिख चुके हो ना होमवर्क के अंदर, सारी करनी है तुम्हें कल से। ठीक है, बल्कि आज से ही। तो मैंने डिसाइड, यानी कि तुम लोगों को प्लान बता दिया। अभी 3 तारीख को कोई क्लास नहीं हुई, 4 आज है, 5, 4, 5 दोनों दिन, आज भी क्लास है, कल भी क्लास है। फिर ये 3 दिन ऑफ है, ना तो लिंक आएगा ना क्लास आएगी, और हो सकता है मैं क्यूरी के जवाब भी ना दूँ इन दिनों में। ठीक है, ये पूरा हफ्ता कंप्लीट ऑफ है। ये तो कोई बच्चा यहाँ भी ना आए, तो ऑफ है। 17, 18, 19 को आना है, 17 से कंटिन्यू, 19 को तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है, ये तो हमने बता दी कुछ मेन चीज़ें तुम लोगों को।
अब ज़रा तुम्हें लेके चलते हैं, तुम्हें थोड़ी सैर कराएं आज। 19 वाले टेस्ट में डेरिवेशन क्या 19 वाले टेस्ट में डेरिवेशन बेटा डेरिवेशन मैंने लिखी? नहीं, मैंने नहीं लिखी तो फिर आपने क्यों कहा ना दूंगा? कि 3 दिन का गैप आ गया। गैप आ गया, जो नोटिस तुम्हें आया है, जो नोटिस मैंने बाहर बोर्ड पे लगाया, मैं तो उसके हिसाब से दे रहा हूँ ना भाई। तो नोटिस किस चैप्टर का लगा हुआ है और क्या दिया हुआ है? चैप्टर 12 विद एग्जाम्पल्स। कहीं डेरिवेशन का जिक्र नहीं है। डेरिवेशन क्यों दूंगा फिर? मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ कि छुट्टियाँ आ रही हैं, डेरिवेशनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये समझाना था। अब ज़रा हम चलते हैं। एक चीज़ और सुन लो भाई, बड़ी इम्पोर्टेंट। लिंक्स के बारे में एक बड़ी इंफॉर्मेशन आज देने जा रहा हूँ तुम्हें। लिंक, किसी भी बच्चे को पुराने लेक्चर सुनने हैं ना, तो बेटा पहले सबसे एक दिन पहले आप मुझे करो इन्फॉर्म, क्योंकि मैं सारे लिंक प्राइवेट कर चुका हूँ। सही है, सिर्फ जो करंट वीक के 3 लिंक है ना वो ऑन है, इसके अलावा पिछले तमाम लिंक ऑफ हैं। आप क्लिक करते रहोगे, लिखा आ जाएगा वीडियो इज़ प्राइवेट, और वीडियो नहीं प्ले होगी। क्यों ऐसा क्यों किया भाई? मेरी क्लास में बच्चे हैं 15, 20, 25, सेकेंड ईयर में हद से हद 25 बच्चे हैं। मैं व्यूज़ देख रहा हूँ 150 प्लस 180। मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है? बार बार देख रहे होंगे, लेकिन उससे भी इतना नहीं आएंगे। 3 टाइम हो जाए, 4 टाइम हो जाए, ये फिर ना मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैंने उस चैप्टर को, उस लेक्चर को खोला, फाइलें देखी, तो वाकई में वो लेक्चर काफ़ी टफ था। इतना कि हर किसी से होता नहीं है वो टॉपिक, और वो जो मैंने करवाए। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई अभी एक ही दिन हुआ है, लाइक आए हुए, व्यू आए हुए, सबको हाइड कर दो। मैंने सबको कर दिया प्राइवेट। अब किसी भी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर सुनना, उसका तरीका क्या है? एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म करो कि सर कल मुझे लेक्चर सुनना है। मैं बोलूँगा ठीक है आ जाओ। आपके लेक्चर सुनने के दिन क्या क्या हैं? आपकी क्लास चलती है पीर मंगल बुध, लेकिन लेक्चर सुनने के लिए जुमेरात जुम्मा हफ्ता, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन 3 दिनों में टाइम भी बता रहा हूँ किस टाइम पे, या तो 2 बजे या तो 4 बजे। सही है, या तो 2 बजे आ जाओ या 4 बजे आ जाओ। जुमेरात जुम्मा हफ्ता, जुमेरात जुम्मे हफ्ते में आप मेरे पास आए, एक बच्चे ने मैसेज कर दिया कि सर मुझे ना एक लेक्चर थोड़ी सुनना, मुझे तो 5-6 सुनना है। मैंने बोला ठीक है, आप भी इन दिनों में से किसी दिन आ जाओ मेरे पास, लेकिन एक दिन पहले बता देना। तो बच्चे ने मुझे बताया, जुमेरात को बताया कि सर कल मैं आऊँगा और 2 बजे आ जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है। बच्चा आ गया 2 बजे। 2 बजे से वो बैठा हुआ है कंप्यूटर पे, लेक्चर सुन रहा है। जैसे ही मेरा यहाँ का टाइम अप हुआ, मैंने बोला ठीक है बेटा अब कल आ जाना। सही है, तो इस तरीके से है। तो जिन बच्चों को प्रीवियस लेक्चर सुनने हैं उनको यहाँ फिजिकली आना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं फर्दर कोई लिंक प्रोवाइड नहीं करने वाला। और सुन लो, आज जो डेरिवेशन हो रही है इसका जो लिंक मिलेगा, यानी कि सिर्फ तुम्हें करंट सेशन वाले 3 लिंक्स मिलते रहेंगे कंटिन्यूस। सही है, ये नहीं रुकेंगे। क्या दूसरे कोचिंग जाना होता है तो उससे प्रीवियस लेक्चर का क्या ताल्लुक है? मतलब नहीं ले सकेंगे ना तो यहाँ पर। तो बेटा दूसरे ग्रुप में आ जाओ मेरे पास, सुबह में आ जाओ। सुबह में तो फारिग हो ना, सुबह आ जाओ। लेनी जो है क्लास और फिजिकल लेनी है। ठीक है, लिंक आपको मिलेंगे। लिंक आपको जैसे आज की क्लास हुई है, आज का तो लिंक मिलेगा आज। अब कल की जो क्लास होगी उसका लिंक कल मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो लिंक 1 हफ्ते पुराना हो जाएगा तो वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये मैंने बता दी कुछ ज़रूरी बातें तुम लोगों को। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 2 बजे 4 बजे इन्फॉर्म करना लाजमी है पहले कि सर मुझे ये लेक्चर सुनने हैं, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ अरेंज करा दूँगा। क्योंकि यहाँ मेरे पास एक नया स्टूडेंट और आ गया है आज, ये तो उसके भी फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ। आज लेक्चर नंबर 4 है उस बच्चे का। ठीक है, तुम लोग तो अभी 63 पे चल रहे हो, उसको यहाँ तक लाने में मुझे पता है कि मुझे फरवरी आधा लग जाएगा, लेकिन पढ़ने में अच्छा है बच्चा, लेके चल रहा है।
ठीक है, तो इंशाल्लाह भाई अल्लाह कामयाब करे। अच्छा, अब आज की जो मुझे क्लास करवानी है ना तुम लोगों को, बेटा देखो डिस्कशन आपस में कुछ भी नहीं करना बस, ठीक है। हाँ, आज मुझे कुछ चीज़ें समझानी थी। अब एक डेरिवेशन मुझे अच्छे तरीके से याद है, साइन अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2, गैमा बाय 2, उनमें से कोई भी एक मैं अगर करके दे चुका हूँ, बल्कि मैं साइन कॉस से तो मैं टेंजेंट भी करवा चुका हूँ उसकी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी हैं सारी लिख लो रजिस्टर में, कभी ना कभी कहीं ना कहीं होमवर्क में आएंगी, और तुम्हारे पास हुई भी है तो तुम दिखा दोगे डायरेक्ट चेकिंग पे, तुम्हें मसला ही नहीं होगा। तुम इंतज़ार में नहीं बैठोगे अभी अगले लेक्चर में जो है, अभी कॉस बीटा बाई 2 आई, अगले लेक्चर में टेंजेंट की कुछ आएगी, अभी से कर लो, समझ में आ गई ना। क्योंकि जो मैं समझा चुका हूँ वो तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, वो तुम डायरेक्ट करो। अब जो नहीं समझाएं वो इंशाल्लाह आजकल में सारी करा देंगे। इसी तरीके से चैप्टर 9 की स्टार्टिंग में मुझे याद है मैंने करवाए थे केसेस, पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 2 वगैरह वगैरह के केसेस थे, वो केसेस समझा चुका हूँ, वो दोबारा नहीं समझाऊंगा, लेकिन वो करने हैं तुम्हें पूरे। इसी तरीके से टेंजेंट की डेरिवेशन केसेस नहीं याद आ रहे, x² + y² = 1 वाले क्वाड्रेंट वाले जो थे केसेस, हाँ केसेस कह लो या डिग्रीज एंगल कह लो, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ना तमाम फंक्शन निकालने थे, 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 60 के, 90 के वाले, ठीक है। तो हाँ पाई की लैंग्वेज में करवा दिए, रजिस्टर में कर लो, कभी ना कभी चेक होंगे। इसी तरीके से और कुछ डेरिवेशन मिक्स मैंने बीच में करवाई हैं, जो जो करवाई हैं अटैम्प्ट कर लो उनको। अब जैसे आज की डेरिवेशन में लाया हूँ क्या, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन टेंजेंट गैमा प्लस अल्फ़ा बाई 2 किसके बराबर होता है, c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये प्रूफ करके देना है। एक मिनट रुक जाओ भाई, या तो ये बाल इतने मुंह पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, बार बार ना आँख में लग रहा है और मुझे उलझन हो रही है। चलो भाई रीस्टार्ट। हाँ, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू सी अपॉन सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, ठीक है। सबसे पहले पूरी वर्डिंग लिखो, कंसिडर आर ट्राइंगल, कंसिडर आर ट्राइंगल ए बी सी उसके वर्टाइसेस हैं, अल्फा बीटा गैमा उसके एंगल हैं, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द 3 साइड्स, ठीक है। और एक डायग्राम बना लो जल्दी से, डायग्राम के नंबर हैं, डायग्राम बनानी है, ए बी सी, ए के सामने छोटी ए, बी के सामने छोटी बी, सी के सामने छोटी सी, और एंगल बीटा, ए के साथ अल्फ़ा, सी के साथ गैमा। ये 9 चीज़ें हो गई। अब चलते हैं आगे। फ्रॉम साइन लॉ, फ्रॉम लॉ ऑफ साइन। अब ये जो डेरिवेशन है ये लॉ ऑफ साइन से होती है। लॉ ऑफ साइन दो तरह से इस्तेमाल होगा इसमें, कैसे, दोनों जगहों का इस्तेमाल दिखा दूँ। लॉ ऑफ साइन इस्तेमाल करते हुए पहले तो तुम्हारी मर्जी, तुम लॉ ऑफ साइन कोई सा भी लिख लो। एक बच्चे ने बोला सर साइन गैमा अपॉन सी इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा अपॉन ए। अब पहले तो मुझे ये बताओ, आपने फॉर्मेट ये लिख ली, ठीक है, एक्सेप्टेबल है मान लेंगे। साइन गैमा और अल्फ़ा ही क्यों रखे, वो यूँ रखे कि जो तुम्हें डेरिवेशन प्रूफ करके देनी थी वो गैमा और अल्फ़ा में ही थी, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इन दो को रखा। एक बच्चा और आया, बोला सर ये लिखना ज़रूरी है क्या, अगर मैं यूँ लिख दूँ कि सी अपॉन साइन गैमा इक्वल्स टू ए अपॉन साइन अल्फ़ा। मैंने बोला बेटा परफेक्ट है, ओके, कोई इशू नहीं है, दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए। एक बच्चा और आया, इस बच्चे की देखा देखी, बोला सर अगर मैं ये लिखूँ ए अपॉन साइन अल्फ़ा पहले लिख दूँ, फिर सी अपॉन साइन गैमा बाद में लिख दूँ। मैंने बोला बेटा लिख लो। मैंने उसे बड़ा जो है ना तरीके से जवाब दिया, मैं बोला लिख लो, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो बेचारा सवाल ऐसा लेकर आया, 6-7 क्लास के बच्चे को भी पता है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं उसे बोलता हूँ चलो ठीक है, तुम्हें खुशी मिल रही तुम कर लो, तुम ऐसे कर लो, नहीं है तो ज़्यादा फिर हम डांटते भी नहीं उसे। करना क्या था, लॉ ऑफ साइन लिख लिया, लॉ ऑफ साइन लिखते ही दो ऑपरेशन लगा दो, सब्ट्रैक्ट
1 ऑन बोथ साइड, बराबर में सेपरेटर लगाया, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। अब किस में सब्ट्रैक्ट करूं, किस में ऐड करूं? पहले ज़रा साइन लॉ में से इक्वेशन 1 जनरेट कर लो। इक्वेशन 1 जनरेट कैसे होगी? अगर मैं साइन गैमा के नीचे साइन अल्फा को लाऊं, क्या वैल्यू आ रही है? साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, इसको मैंने जल्दी से एक डब्बे के अंदर बंद कर लिया, सी अपॉन ए। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के साथ दो सलूक करने। पहला सलूक 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरा सलूक इसमें 1 ऐड कर दो। ऑन सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा -1 सी अपॉन ए -1, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन गैमा अपॉन साइन अल्फा +1 सी अपॉन ए +1। एलसीएम लो बेटा, साइन अल्फा माइनस साइन, एक मिनट, माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन गैमा, साइन गैमा माइनस साइन अल्फा होल अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू -a प्लस सी, सी माइनस ए होल अपॉन ए। ये एक इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। कौन सी? इक्वेशन नंबर 1 है ना, 2 हो गई। अब ज़रा चलो जहाँ प्लस करवाया, साइन अल्फा प्लस साइन गैमा, साइन गैमा होल अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू a प्लस सी होल अपॉन a, इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों इक्वेशन उठा के मुझे ये बताओ प्रूफ क्या करना है तुम्हें? तुम्हें प्रूफ करना था ये, ठीक है, c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए आना चाहिए और tan आना चाहिए। पहले ज़रा राइट साइड देखो, ऊपर कौन सी टर्म आ रही है? c माइनस ए। इन दोनों में से ऊपर किसको रखूँ? इक्वेशन 2 को, 3 को? 2 को ऊपर रखना पड़ेगा मुझे, यानी कि 3 डिवाइड होगी 2 से, तो इक्वेशन 2 डिवाइड होगी 3 से। इक्वेशन 2 विल बी डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 अपॉन में लेके जाऊंगा तो मेरी ये साइड पूरी बन जाएगी। अभी कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2, शाबाश, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3। हाँ कुछ कह रही हो? तो 2/3 जैसे डिवाइड किया, साइन गैमा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा होल अपॉन, ये इसकी लेफ्ट साइड लिखवाओ, साइन अल्फा माइनस साइन गैमा होल अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ क्या था? c माइनस ए अपॉन ए, अपॉन a प्लस सी या c प्लस ए अपॉन ए, अपॉन का a कैंसिल, साइन अल्फा कैंसिल, कुछ रह गई चीज़ें, साइन गैमा माइनस साइन अल्फा। हाँ कोई फॉर्मूला बनता है इसका? शाबाश, साइन यू माइनस साइन वी। अब बच्चे ने देखा कि सर ये बन रहा है मेरे पास साइन गैमा, जो चीज़ बच रही है पहले तो मैं वो लिख दूँ यहाँ पे, साइन गैमा माइनस साइन अल्फा होल अपॉन साइन, एक मिनट, साइन गैमा माइनस साइन अल्फा, यहाँ प्लस में आ रहा होगा ना, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ? साइन गैमा प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। यहाँ तक तो सब आ गए, ये साइन गलत लिख दिया था, यहाँ तक सब आ गए। अब प्रूफ क्या करके देना बेटा? टेंजेंट बनाओ इसको। अब इसे, इस चीज़ को टेंजेंट कैसे बनाओगे? साइन यू माइनस साइन वी, 2 कॉस यू प्लस यू अपॉन 2 साइन यू माइनस यू अपॉन 2। फिर यहाँ देखो साइन यू प्लस साइन वी, 2 साइन यू प्लस यू अपॉन 2 कॉस यू माइनस यू अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई होने जा रहा है, अभी अप्लाई करेंगे। चलो आ जाओ, डेरिवेशन का एक पर्चा ये मैं यहाँ रख देता हूँ, थोड़ी देर में लाऊंगा। लास्ट के कुछ स्टेप चलने, फिर डेरिवेशन ख़त्म ही वाली, अगली शुरू करेंगे। साइन यू माइनस साइन वी ज़रा अप्लाई करवाओ, 2 कॉस यू प्लस ए अपॉन 2 साइन यू माइनस ए अपॉन 2 इक्वल्स टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। ये मैं तुम्हें लास्ट स्टेप दिखाऊँ ना, ये वाला था। राइट साइड तो छेड़नी ही नहीं है, राइट साइड तो एज इट इज लिख दी, अपॉन लगा दो, u माइनस वी खोल चुका हूँ, साइन यू प्लस साइन वी ओपन करो, 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। यू और वी कितने कितने? गैमा प्लस अल्फा, गैमा माइनस अल्फा बाई 2 भी तो आता है, बाई टू, गैमा प्लस अल्फा बाई 2 और गैमा माइनस अल्फा बाई 2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो रहा है? कर दीजिए। अब बताओ कॉस अपॉन साइन क्या लिखूँ?
कॉट और गैमा प्लस अल्फा बाई 2, साइन अपॉन कॉस क्या लिखूं, टेन गैमा माइनस अल्फा बाई 2। अब देखो जो हमें प्रूफ बनाना था, हमें प्रूफ कहाँ बनाना था, कहाँ लिखा है हमने, ये रहा, जो हमें प्रूफ करनी थी ना जो चीज़, हम उसके करीब करीब आ रहे हैं। ये देखो ये बनाना है मुझे, तो ये बनाने के लिए हम यहाँ तक आ गए। इक्वल्स टू क्या बचा रहा है, सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अब देखो क्या कॉट को अपॉन में ला सकता हूँ 10, तो 10 गैमा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 10 गैमा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। आंसर हैंस प्रूफ। अब ये मैंने तुम्हें करके दिए 8 डेरिवेशन, इससे रिलेटेड। ये तो गैमा अल्फा की है ना, अल्फा बीटा की तुम्हें खुद करनी है, बीटा गैमा की तुम्हें खुद करनी है। तो अब ये डेरिवेशन तुमसे हो जानी चाहिए। तो छुट्टियों में बच्चे जितनी ज़्यादा डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लें या डेरिवेशन अपने रजिस्टर में नोट कर लें, उतना उनके लिए बाद में आसानी है, क्योंकि बाद में लेक्चरों में सिर्फ डेरिवेशन का नाम पढ़ेंगे वो, और उन्होंने की भी तो होगी इन छुट्टियों में डेरिवेशन, वो डायरेक्ट ला के चेक करा देंगे। ठीक है, तो इन छुट्टियों में तुम बड़ा छुट्टी को यूटिलाइज कर सकते हो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। चलो भाई आज के आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सरप्राइजिंग क्लासेस रखी है मैंने, ये वाली दोनों। फिजिकल मैंने क्यों बुलाया जी, ये नोट्स दे देगा, दे देंगे बेटा, बिल्कुल दे देंगे। अच्छा नोट्स तुम लेकर जाओगी तो ये मैं अलग ही रख दूँ ऊपर की तरफ। ओके, अब मुझे क्या बात करनी है तुम लोगों से। अब मुझे एक बात तुम्हें ये समझानी थी। ये अच्छा ये पेज भी फिल हुआ है, एक न्यू डेरिवेशन ले आते हैं अभी। हाँ चलो, इसमें 703 है, हालांकि सुबह मैंने समझाई थी इस पेज पे ही, लेकिन अब मैं करवा देता हूँ तुम लोगों को। प्रूव डेट R3 इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है किसी को, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, सही है। अगर R2 का पूछता तो एस माइनस डी, R1 एस माइनस ए, डायग्राम याद है इसकी किसी को, नहीं याद, अभी करवाते हैं। ये इंस्क्राइब है, सर्कमस्क्राइब है, एस्क्राइब्ड है, एस्क्राइब्ड है, ES एस्क्राइब्ड। सबसे पहले क्या बताना है, कंसिडर अ ट्राइंगल ABC हैविंग साइड्स स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड वर्टाइसेस बता दिए तुमने, वर्टाइसेस लिख रहा हूँ ना, वर्टाइसेस कैपिटल ABC, साइड्स स्मॉल ABC, एंगल्स अल्फा बीटा गैमा। और कुछ बताते हैं नहीं, ठीक है, ये तुमने इन्फॉर्मेशन दे दी। एन एस्क्राइब्ड सर्कल, एस्क्राइब्ड सर्कल में इज ड्रॉन, सर्कल इज ड्रॉन, अब ये वर्डिंग जो लिख रहा हूँ लिखनी है पूरी, इज ड्रॉन फ्रॉम कौन से वर्टेक्स से, सी से, क्यों, क्योंकि R3 के लिए है, R3 के लिए है, तो वर्टेक्स C से ड्रॉ करना है। अब वर्टेक्स C का है, चलो ज़रा डायग्राम बनाते हैं इसकी। पहले सबसे बनता एक सर्कल, एक सर्कल बनाया, सर्कल से तुमने एक ट्राइंगल गुजारा, वो ट्राइंगल जो है उसने सर्कल को ऐसे अपने अंदर कैद कर लिया। अब यहाँ क्या नाम दें, ABC, C, वर्टेक्स C के सामने जो बन रहा है ये है R3 वाला, वर्टेक्स C के सामने जो बन रहा है, C के सामने, तो बस सर्कल का सेंटर का क्या नाम दूँ, I3, ठीक है। अब इसका जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा, R3। अब C तो नाम दे दिया तुमने, A और B रह गए ना, A और B नाम दो, A B, A के सामने वाली साइड स्मॉल a, B के सामने वाली साइड स्मॉल b, और C के सामने ये पूरी साइड जो आ गई, ये आ गई स्मॉल c, ठीक है। अब मुझे ज़रा बताओ, अगर मैं ये तीन एंगल्स हैं, अल्फ़ा, ये बीटा, ये गैमा, बीटा और गैमा ये वाले इंटरनल एंगल्स को मैं नहीं देख रहा, मैं एक्सटर्नल एंगल्स को देख रहा हूँ। अगर मैं इस एंगल को देख लूँ तो पॉइंट A सर्कल पे टच नहीं हुआ, वहाँ दूर है,
पॉइंट बी सर्कल में टच नहीं हुआ हुआ, दूर है, सही है। मतलब अगर मैं वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं सेंटर से वर्टेक्स बी, मुझे करना क्या, एंगल के दो हिस्से करना है, एंगल को बीच से हाफ करना है। ये जितना एंगल है ना, ये वाला एंगल जितना बन रहा है, इसको बीच से हाफ करो। ये जब हाफ किया तो ये आके मिलेगा आई पे, ये भी आगे मिलेगा आई पे, और जब इसको तुमने हाफ किया ये भी आगे मिलेगा आई पे। ये तुमने सारे एंगल्स को मिला के यहाँ बुला दिया, कहाँ पे भाई, आई पे। सारे पॉइंट्स सेंटर पे आके मिल गए, सारे एंगल्स का बाइसेक्टर सेंटर पे आके मिल चुका आई थ्री पे। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई सेंटर से ना 3 परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करो कि जो परपेंडिकुलर भी हों और तीनों साइडों का काम करना है। मतलब एक परपेंडिकुलर यहाँ से जाएगा जो सर्कल को भी टच करे और ट्राइंगल पे भी रहे। ट्राइंगल की लाइन ये रही, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, और एक तीसरा डॉटेड 90 ये दिखा रहा हूँ, ये लो, ये 90 डिग्री। ये 3 एंगल मैंने ड्रॉ किए, 90 डिग्री बना दिया, यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया। अब ये जो तुम नए नए एंगल लाए हो 90 डिग्री के, इनके नाम देने पड़ेंगे। ए बी सी वगैरह तो तुमने सारे नाम दे दिए। मैंने अभी तक करा क्या है, बहुत आसान चीज़ समझा रहा हूँ बेटा। सी के सामने सेंटर लो, सर्कल बना हुआ है सी के सामने, ठीक है। सर्कल पे करना क्या है, ए बी सी नाम दे दिए, सारी चीज़ें लिख ली। उसके बाद एंगल सी को बीच से आधा कर लो तो पता लगेगा आई पे जाके मिल जाएगा। एंगल बी को बीच से आधा कर लो, आई पे आके मिल जाएगा। एंगल ए बीच से आधा कर लो, आई पे आके मिल जाएगा। मिल गए। अब आई पे मिल तो गए, मसला तो हल। लेकिन मुझे एरिया निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला याद आ रहा है ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी एल्टीट्यूड जो होता है, एक ट्राइंगल है ये तुम्हारे सामने, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हारे सामने एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, मैं बोल रहा हूँ इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉप करो। वो एल्टीट्यूड तुमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ड्रॉप होता है, ठीक है। क्या हमेशा एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर ही आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये लो, ये आ गया एल्टीट्यूड। कहाँ है, ट्राइंगल के बाहर आए। तो ये तो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एल्टीट्यूड ये नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर आएगा ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाहर भी आ सकता है। अब जब एल्टीट्यूड बाहर आ सकता है तो इसको अब ज़रा बहुत गौर से देखने की बात आ गई कि हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास ट्राइंगल तो होने चाहिए ना। पहले ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, ट्राइंगल के नाम सुनना, सी बी सी ए बी, एक ये बड़ा ट्राइंगल तुम्हें नज़र आ गया। फिलहाल सबसे पहले मैं नाम दे दूं उन पॉइंट्स को जो मैंने 90 डिग्री पे लिखे हैं। मैंने लिखा है ये एक 90 डिग्री था डी, एक ये 90 डिग्री था ई, एक ये 90 डिग्री था एफ। मैंने नाम दे दिए डी ई एफ, रेड पेन से इसीलिए लिखा है, ये अलग रहे हैं। अब डी ई एफ सुनने के बाद मुझे बताओ ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। ट्राइंगल बड़े अजीब व गरीब बनने वाले हैं। फाइनल एरिया चाहिए तुम्हें ए बी सी का, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी आई थ्री, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए आई थ्री, ये दोनों पहले तो जमा करो। सी बी आई थ्री बताओ कहाँ होगा, सी बी आई थ्री, ये वाला पार्ट दिखा, सी बी आई थ्री प्लस कौन सा, सी ए आई थ्री, यानी कि ये वाला पार्ट। अगर मैं ये दोनों पार्ट्स मिला लूँ तो भाई इसमें तो ये वाला ट्राइंगल भी मेरा बेचारा छुप गया, ए बी आई थ्री। ये अब ये जो डबल काउंट हो रहा है इस बेचारे को रिटर्न भी तो लाओ, इसको वापस भी तो लाओ। इसको करोगे माइनस, कौन सा ट्राइंगल इसमें से माइनस करवाओ इन दोनों में से, ए बी आई थ्री। कि भाई तुम कहाँ चले गए, तुम तो रिटर्न आओ, वापस आओ। ये है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाना था। इसको नाम दे दिया तुमने इक्वेशन नंबर 1।
ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या बता रही है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल जब मिले, ये दोनों एरियाज मिलेंगे, उसमें ये रिपीट हो जाएगा बेचारा, ये इधर भी है इधर भी है, इसको निकालो यहाँ से। ये सर्कल के अंदर का हिस्सा है, सर्कल नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ट्राइंगल के एरिया का काम है, हमें उस एरिया का काम नहीं है जो सर्कल के अंदर बन रहा है। हमने इसको फिर माइनस करवाया ABI3 को, ABI3 माइनस करवा के लिख तो दिया, लेकिन फाइनल एरिया आएगा कैसे? इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ CBI3 का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, मतलब हाफ तो आएगा, बेस क्या लिखूं एल्टीट्यूड क्या लिखूं, प्लस हाफ तो आएगा, बेस क्या लिखूं एल्टीट्यूड क्या लिखूं, माइनस हाफ तो आएगा, बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब सिर्फ बेस और एल्टीट्यूड समझ के लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर बताऊंगा क्या करना है। एक स्टेटमेंट और सुनो, मुझे बताओ डायग्राम देख के बताओ, I3 और E किसके बराबर है? I3E और I3F आपस में बराबर है, और ये सर्कल के क्या होते हैं? I3E का डिस्टेंस, शाबाश, I3E का डिस्टेंस क्या है? रेडियस है, और ये है किसके बराबर? I3F के बराबर भी है, I3F। और यही चीज़ और किसके बराबर है? I3D पॉइंट मेरा यहाँ छुप गया, रेड पेन से लगाया था ना, देखो ये था पॉइंट D जिसमें 90 डिग्री दिखाया था मैंने, याद है? ये तीसरा वाला D था। I3E, I3F और I3D तो बराबर हैं डिस्टेंसेस, और ये सारे डिस्टेंस हैं किसके बराबर? इक्वल्स टू R3 के बराबर हैं, खुद रेडियस के। यानी कि जहाँ भी ये डिस्टेंस आ रहा होगा वहाँ तो मैं R3 लिख सकता हूँ। अब एक इशू आया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब पहले सबसे ट्राइंगल देखो CBI3, सिर्फ इसको देखना बस, और किसी को नहीं। CBI3 ये ट्राइंगल मैं तुम्हें बना के दिखा सकूँ तो चलो यहाँ ऊपर बना रहा हूँ CBI3 ना, ये और ये CBI3, ठीक है। अब हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगाना है तुम्हें, और तुम्हें यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मालूम। तुम्हें जब यहाँ का परपेंडिकुलर पॉइंट D कितना है? पॉइंट D कितना है? D तो नहीं पता ना तुम्हें, अननोन है। जब तुम्हें यहाँ का डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये लेंथ पता है, ये A है, और ये जो साइड है ये साइड भी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सिर्फ यही पता है A। सर वो भी तो पता है। क्या? ये तो हाइट है, C है ना? क्या है? C कहाँ है? सर लिखा हुआ है। C के सामने? हाँ। अरे बेटा वो तो फिर कंप्लीट साइड होगी ना AB वाली, मैंने तो ट्रायंगल को आधा कर दिया अभी। तो हाफ C हो जाएगा। हाफ C हो तो जाएगा, 1/2C कह सकते हो उसको, लेकिन और आसान तरीके से समझ लेना आप इसे। CBI3 ट्रायंगल के अंदर रहो। इस ट्रायंगल में मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस साइड का मालूमात है कि ये लेंथ कितनी है? A है, और इसको मैं बोल रहा हूँ बेस, जो नॉन साइड है ना ये बेस है। अब बेस के ऊपर हाफ इंटू बेस अगर आ गई तुम्हारे पास, एल्टीट्यूड कितना आएगा? एल्टीट्यूड अभी सोचते हैं, बताते हैं कितना आएगा। पहले सबसे CBI3 का मसला हल करते हैं। CBI3 हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। CBI3 में बेस में ले रहा हूँ A, और I3 की जगह हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड की जगह क्या लिखूंगा? एल्टीट्यूड, एक बात याद रखना, कभी चेंज नहीं होता। एल्टीट्यूड ऑफ एनी ट्रायंगल वो एक ही रहेगा। अब तुमने यहाँ पे निकाल दिया एल्टीट्यूड, फर्ज करो H आया, तुमने यहाँ निकाला एल्टीट्यूड, H आया। यही एल्टीट्यूड जब तुमने ट्रायंगल के बाहर से निकाला तब भी H आया, और तुम और आगे चले गए, इतना आगे आ गए, तुमने यहाँ जाके जब ये डिस्टेंस नापा तब भी H आया। मतलब ये डिस्टेंस जो यहाँ से परपेंडिकुलरली नपना चाहिए था वो यहाँ से नहीं नपा। वो कहाँ से नपा? थोड़ा सा पीछे जाके इधर से नप दिया। I3 और F जो आपने नापा था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापा था वो, हाँ, I3 और F किसके? R3 के बराबर था। वही तो इसका ये था, क्या नाम है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल के अंदर से ही नापा जाए हमेशा, तो बच्चे यहाँ उलझ रहे हैं।
कि सर एल्टीट्यूड अंदर से क्यों नहीं नापा? बेटा ये जो बाहर परपेंडिकुलर दिखाया है कि वही एल्टीट्यूड ही तो घूम रहा है, ठीक है, R3 वाला। तो एक R3 यहाँ आ गया, इसका मतलब एक चीज़ तुम्हें बड़ी आसानी मिल गई, क्या? तीनों में R3 आ जाएगा, सही है। अब जब अगले पे जाओगे CaI3, चलो इधर बनाते हैं इसको, मैं इसको तोड़ के बनाऊं, ये लो CaI3 बना दिया मैंने, CaI3। अब ज़रा समझो इसको, अब ये ट्राइंगल है मेरे पास, इसमें कौन सी साइड नोन है? B, यानी कि बेस मैंने पता लगी B। अब बताओ इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा? यहाँ से तो कोई परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन यहाँ एक परपेंडिकुलर आ रहा था, तो ये I3 था, R3 सॉरी। फाइनली क्या रह गया? हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, किस पे अप्लाई करना है? ABI3 में, ABI3। अब पहले मुझे बताओ इसमें कोई तुम्हें साइड पता है? ये साइड बता दीजिए, C के सामने वाली साइड C थी, C तो पता है। अब बताओ इसका रेडियस, क्या तुम्हें इसका एल्टीट्यूड पता है? ट्राइंगल का परपेंडिकुलर एक नापा था हमने, सही है, R3। कुछ कॉमन आ रहा है, ले लो। सारा काम, सारी तवज्जो सिर्फ डायग्राम पे थी। डायग्राम इतनी इंपॉर्टेंट है। हाफ और R3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया बेटा? A प्लस B माइनस C को बैलेंस करना आता है तुम्हें? A प्लस B प्लस C माइनस का 2C, क्या लिखूँ इसकी जगह? 2S माइनस 2C, फिर 2 कॉमन, 2/2 R3S माइनस C। कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले लिया डायरेक्ट, R3 इंटू S माइनस C किसके बराबर? एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर। जब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, डायरेक्ट सिर्फ मैं ट्राइंगल लिख रहा हूँ, ABC नहीं लिख रहा, आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर आ गया ना, R3S माइनस C। प्रूफ क्या करना था? हाँ, प्रूफ क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बताना था। R3 मांग रहा है, तो R3 डेल्टा बॉन S माइनस C एंस प्रूफ। आया समझ में? सिर्फ डायग्राम में बच्चे उलझ जाते हैं, डायग्राम समझा दी, बाकी बहुत इसमें आसानी से हो जाएगा। अब इसी सवाल की मैं तुम्हारे सामने ना फेयर डायग्राम रखूँ, मैंने तो करके दिया डेल्टा बॉन S माइनस C वाला, R3, R1 और R2 तुम्हें खुद करना है, ठीक है। और एक कर लेना, अब छुट्टियों का फ़ायदा उठा लो भरपूर तरीके से, ठीक है। हाँ, और बेटा फिर बता रहा हूँ कि छुट्टी वाले दिनों में नहीं आना, तो ये 3 दिन तुम लोगों का परमानेंट ऑफ रखा है मैंने, और तुम्हें लिंक भी नहीं मिल रहा। सेकेंड ईयर वालों को तो फिर भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर वालों की 6, 7 और 8 तारीख की क्लास में उनको लिंक जा रहा है, तुम लोगों को लिंक भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो तुम लोग अपनी डेरिवेशन है आप कर सकते हो बड़ा आराम से। डायग्राम के ऊपर मैं दोबारा बात करना चाहूँगा, चलो। अभी बता देता हूँ, इसी में से बता रहा हूँ। एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, इस ट्राइंगल के अंदर CBA। अब CBA जब तुमने ड्रॉ कर लिया, और सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल बना लो। सर्कल बनाया, सर्कल के बाद तुमने पूरा ट्राइंगल ड्रॉ किया, तो ट्राइंगल बनेगा C के अगेंस्ट। बल्कि मैं क्यों इसमें बनाया क्यों समझा रहा हूँ, बनाते हैं, चलो दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने में इजीली समझ में आएगा तुम लोगों को, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ। एक सर्कल बनाओ, हाँ बता रहा हूँ। सर्कल बना लिया, सर्कल एक वर्टेक्स के अपोजिट है। अब अगर वर्टेक्स C के अपोजिट है तो सर्कल का सेंटर I3 होगा। अगर वर्टेक्स B के अपोजिट होता I2 होता, अगर वर्टेक्स A के अपोजिट होता I1 होता। एक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से मैंने मिला दिया इसको, ट्राइंगल को पूरा। ट्राइंगल मेरा कंप्लीट हो गया, ABC पूरा ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल अपने 3 एंगल बना रहा है। पहले एंगल को मैंने बीच से बाइसेक्ट किया, तो ये आगे मिल गया कहीं सेंटर पे। दूसरे एंगल को अगर मैं इधर से बाइसेक्ट करूँगा, वो तो ट्राइंगल के अंदर चला जाएगा, मुझे ट्राइंगल के बाहर आना है। तो आउटर एंगल जो है ना, इसको बाइसेक्ट करो, ये आगे मिल गया I पे, सेंटर पे। इसको आउटर एंगल को बाइसेक्ट करो, ये आगे मिल गया I3 पे।
जब ये I3 पे आके मिल गए, क्या इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? कोई भी नहीं है, इनमें कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एल्टीट्यूड नापने के लिए लाजमी तुम्हें इसकी सर्कल की बाउंड्री तक जाना पड़ेगा। अब बाउंड्री तक तुमने ये डिस्टेंस दिखाया, 90 डिग्री शो किया, एक ये डिस्टेंस दिखाया, यहाँ दिखाया कि ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का, एल्टीट्यूड है ये। अब एल्टीट्यूड को नाम दे दो, ए बी और सी तो ट्रायंगल के नाम है। पहला जो 90 डिग्री, अच्छा 2 90 डिग्री दिखाए ना, तीसरा भी दिखाऊं मैं तुम्हें, रेड पेन का है, ये लो, थोड़ा सा हटा के दिखा रहा हूँ डॉटेड। ये भी तो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। जब तुमने 3 एल्टीट्यूड ड्रॉप कर लिए ना, 1 2 और ये तीसरा, तीनों ड्रॉ कर लिए। अब इन तीनों के नाम दो पहले, डी ई एफ, ये नाम आ गए। अच्छा ये जो रेस जा रही हैं दोनों, इनके भी कोई नाम दे दो, आर और क्यू, इनको भी, यानी कि हमने पूरी डायग्राम में कुछ भी नहीं छोड़ा, सबको हमने कोई ना कोई नाम दे दिया। ये यानी कि मेहमानों में अगर तुम्हारे 10 लोग आए, 10 में से छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी तुमने टॉफ़ी दे दी, इसको भी तुमने खाली हाथ नहीं छोड़ा, तुमने ये काम कर दिया, सबके नाम रख दिए। अब ज़रा चलते हैं फाइनली, 1 2 3। अब मुझे लगाने 3 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले कौन से 3 ट्रायंगलों पे लगाऊंगा ये डिसाइड करना होता है। अब ये पहला तुम्हारे पास मैं बनाऊँ, ये लो, बल्कि ये बहुत अच्छा वाला बन गया, इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा ख़तरनाक वाला बनाना है, ऐसा, ये अब बना, ठीक है। अब ज़रा इसको समझना, ये सी है, ये बी है और ये I3 है। और अच्छा एक इन्फॉर्मेशन तो लिखना भूल गया, ए के सामने साइड ए, बी के सामने साइड बी और सी के सामने साइड सी जो है ना, वो यहाँ से यहाँ तक वाली थी, ये ऊपर वाली, ठीक है। अब ये साइड का नाम क्या था? ए तुम्हें पता है, ए बेस है, बेस तुम्हें पता है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू सिर्फ एल्टीट्यूड रह गया लिखना। एल्टीट्यूड में क्या लिखूँ? एल्टीट्यूड अमूमन क्या होता था कि ट्रायंगल में अंदर की तरफ परपेंडिकुलर आते थे, यहाँ अंदर की तरफ परपेंडिकुलर आ ही नहीं रहा, और जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट डी के ऊपर। डी की तुम्हें इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, डी के बारे में तुम्हें पता ही नहीं, सही है। अब इसका जो परपेंडिकुलर है ना, वो काउंट हो रहा है ये वाला, FI3 वाला। ये कौन सा वाला लॉजिक है? ये वो लॉजिक है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें समझाया था। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर परपेंडिकुलर आ जाए, अंदर वाला भी केस है इसमें, कौन सा वाला? ए बी और I3 वाला। ए बी I3 के अंदर परपेंडिकुलर देख लो अंदर जा रहा है, सही है। ये तीसरा केस ये होगा। पहला और दूसरा केस क्या था? पहला केस क्या था? वो ये था, ये ट्रायंगल है एक तुम्हारे पास, कैसा ट्रायंगल था वो? ये एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, इसका तुमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री निकाला, ट्रायंगल के बाहर जा रहा है, ये वो वाला केस है कि इसका परपेंडिकुलर यहाँ से कहीं से नप रहा है, ये लो 90 डिग्री, इसका जो परपेंडिकुलर बाहर से नप रहा है वो, तो परपेंडिकुलर चेंज नहीं होता, वो एक लेंथ है जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड हाइट को कहते हैं, हाइट सब जगह सेम होगी, हाइट चेंज थोड़ी होगी, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। अंदर से अगर बनाते तो सेम ही निकलता, लेकिन अंदर से जो बना रहे हो ना वो आ रहा है पॉइंट डी पे, और पॉइंट डी खुद अननोन है, पॉइंट डी अननोन है। तो हमने आसानी क्या देखी, हमने यहाँ से ऐसा पॉइंट पकड़ा कि भाई जो करीब करीब मिला हुआ किससे? सर्कल के सेंटर से, क्योंकि देखो इधर से एक सर्कल भी तो घूम रहा था, ठीक है, यहाँ से एक सर्कल भी तो घूम रहा था। हमने सर्कल के सेंटर का जल्दी से ले लिया सहारा, हमने बोला भाई तुम आ जाओ। जैसे ही सेंटर आया, काफ़ी इसने हमारे लिए आसानी कर दी कि हमें एल्टीट्यूड मिल गया। सेंटर से लेके यहाँ 90 डिग्री यहाँ जो बन रहा था ये वाला, ये तुमने नापा, ये कितना बना? R3। तुमने लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड में R3। फिर जब तुमने अगला नापा ट्रायंगल, वो ऐसा निकला, CA और I3, CA I3, ठीक है। इसके ऊपर तुमने क्या वर्किंग करी? कोई इन्फॉर्मेशन कोई साइड की हुई है? हाँ, ये साइड की मैंने दी हुई है। अब ज़रा चलते हैं आगे। हाफ तो आएगा ही आएगा, इसकी बात कर रहा हूँ इस बार में, हाफ तो आएगा। बेस और एल्टीट्यूड में क्या क्या लिखूँ? बेस आ गई B, एल्टीट्यूड में क्या लिखूँ? इसका एल्टीट्यूड I3 सेंटर का पॉइंट है, सेंटर का पॉइंट हमारी बहुत हेल्प कर सकता है।
अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लूँ तो ये तो फिर वापस से पॉइंट डी पे जाके मिल रहा है, और पॉइंट डी अननोन है, पॉइंट डी मुझे नहीं पता। मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई इसको छोड़ दो, बाहर से परपेंडिकुलर की मदद ले लो। बाहर से जैसे ही मदद ली तो वो पॉइंट डी से मदद मिली हमें, सही है। और I3 और E का डिस्टेंस कितना है, R3 है, तो इस वजह से हमने यहाँ लिखा R3, सही है। और फाइनली सबसे आसान वाला ट्रायंगल रह गया अंदर वाला, ABI3। ABI3 अब ज़रा खुद ही बता दो भाई, यहाँ से I3 से एक परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉप कर दिया डायरेक्ट, सही है। हाफ भी पता है, बेस कितनी है इसकी, साइड C है, हाफ इंटू C इंटू एल्टीट्यूड कितना है, R3। दो ऐड होंगे, एक सब्ट्रैक्ट होगा। ये क्यों हुआ ये भी सुनो। तुमने जब ये हिस्सा और ये हिस्सा ऐड कर लिया, इन दोनों ने मिलके क्या किया, नीचे वाले ट्रायंगल को भी फिलअप कर दिया। ये मिल गया और ये भी मिल गया, नीचे वाला ट्रायंगल हो गया फिलअप। अब ये बोल रहा भाई मैं तो सर्कल के अंदर आ गया हूँ, मुझे तो बाहर लो यहाँ से। इसको बाहर करने के लिए एक बार माइनस करना पड़ेगा ABI3, तो ABI3 इस वजह से एक बार माइनस हुआ, ठीक है। ये थी आज की डेरिवेशन। ये चीज़ उम्मीद है अब तुम्हें पूरी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहाँ पे ओवर है। आज क्लास वर्क होमवर्क क्या मिल रहा है वो सुन लो, बड़ा मज़ेदार, सही है। आज जो है ना प्रीवियस लेक्चर मैंने रखे हुए हैं तुम्हारे सामने, प्रीवियस लेक्चर रखे हुए हैं, जिस बच्चे को चाहिए यहाँ से पिक कर सकता है, और यहीं बैठ के तुम्हें जो कुछ रह गया वो लिखना है, आज कंप्लीट करना है। आज क्लास वर्क होमवर्क क्या मिल रहा है, कोई क्लास वर्क नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन अब तक का जितना काम है सारा कंप्लीट करना है। आज चेकिंग में क्या हो रहा है, आज मैं देख रहा हूँ डेरिवेशंस, ठीक है। आज भी और कल भी मैं डेरिवेशंस चेक कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे वो अभी जो आखिरी दो मिली थी, 2-3 मिली थी, साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गामा बाई 2 वगैरह, ये 2-3 मिली थी, ये आज चेक होंगी। कल भी इंशाल्लाह डेरिवेशन चेक होगी। आज क्लास में बैठ के कोई भी सवाल नहीं मिलने वाला, कोई लेक्चर भी नहीं मिलने वाला कि कोई बच्चा सोच रहा है कि भाई हमें जो है अभी काम करके चेक कराना है। काम जितना पिछला है ना वो कराओ चेक, और डेरिवेशन है घर से करके लाते रहो, यहाँ चेक कराते रहो। अब आज जो डेरिवेशन मिल रही हैं, या एक मिली होगी तुम्हें आखिरी, कल भी मैं डेरिवेशन ही देखूँगा, और आज जो मैंने समझाई है ये अब कंटिन्यू कर लो अब, ठीक है। तो 2 दिन तुम्हारी क्लास इस तरीके से चलेगी, क्योंकि चैप्टर 6 को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। चैप्टर 6 तो इंशाल्लाह भाई डायरेक्ट शादी के बाद ही स्टार्ट करूँगा। हाँ, और फिर क्या उसी में डिस्कस करूँगा, सर नोट्स दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो बेटा थैंक यू, आज की क्लास तुम्हारी यहाँ पे ख़त्म, थैंक यू। अब मैं क्लास को ज़रा रिकॉर्डिंग को रोक लूँ। सर ये